बेऊ जेल में मनमर्जी का आरोप है। मेज, टीवी और हीटर इस्तेमाल का मामला है। दरभंगा जेल के सहायक अधीक्षक सस्पेंड किए गए हैं। सहायक अधीक्षक नंदू चौधरी भी निलंबित किए गए हैं। पत्नी की हत्या और दहेज का आरोप इनके ऊपर। सासाराम मंडल कारा के कक्षपाल पर भी गाज गिरी है। कक्षपाल सोनू कुमार सस्पेंड किए गए हैं। मुलाकाती से 500 रुपए मांगने का इनके ऊपर आरोप है। एक अन्य मामले में सासाराम मंडल कारा के कक्षपाल सोनू कुमार को मुलाकाती से 500 रुपए मांगने और नशे की हालत में अवैध रूप से जेल परिसर से फरार होने के मामले में निलंबित किया गया है। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, जेल की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और इसको लेकर के गृह विभाग कारा की कार्रवाई हुई है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ये कार्रवाई जो है लगातार चल रही है। जो जेल कारा के जो आईजी हैं रजनीश सिंह, उनके तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। और ये शिकायत मुख्यमंत्री को मिली थी कि जेल के अंदर केंद्रीय आदर्श कारा जेल के अंदर जो है वो जेल अधिनियम उसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। और इसी मामले की छानबीन जो है वो जेल आईजी ने की और उनकी टीम ने की। जब छानबीन हुई तो उसमें ये आरोप जो है सत्य पाया गया और इसको देखते हुए लगातार कार्रवाइयां चल रही है। चाहे जेल के अधीक्षक का निलंबन का मामला हो, उनके अलावा दूसरे जो मामले थे उन सभी को देखते हुए की गई है। और बताते ये चले कि उमेश कुमार सिन्हा पर जेल के पदाधिकारियों से सांठगांठ कर मनमर्जी करने का आरोप है। नियमों के विरुद्ध जो है वो जेल के अंदर सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जाना, हीटर का इस्तेमाल कैदियों के लिए किया जाना, इस तरह के कई अनियमितता जो है वो पाए गए। खाने के गुणवत्ता खराब, उसके अलावा जो छोटे कैदी थे उनको उम्रकैद कैदी और कुख्यात कैदियों के साथ रखना, इस तरह के कई संगीन आरोप इनके पर लगे थे जो सत्यापित हुए। और उसी के आरोप में कक्षपाल निर्मल कुमार पासवान और उनके अलावा जो है अगर बात करें तो शिव शंकर कुमार जो है, उनके अलावा जो दूसरे कक्षपाल हैं उनकी निलंबन जो है वो उन्हें किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दरभंगा मंडल कारा के सहायक अधीक्षक जो है नंदू चौधरी, इनके ऊपर भी जो पत्नी की हत्या और दहेज लेने का आरोप है, इस मामले में गृह विभाग ने अनुशंसा किया था, जिस पर कारा विभाग ने जो है कार्रवाई की है। और ये कार्रवाई जो है, इस तरह की कार्रवाई जो है वो आगे भी देखने को मिलेगी। जो जेल के हमारे आधिकारिक सोर्स हैं उनसे जो बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि कई और जेल हैं जहां पे इस तरह की अनियमितता की बात सामने आई है, जेल अधिनियम के उल्लंघन की बात सामने आई है। और निरंतर उसकी जो जांच है वो की जा रही है। और जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, चाहे कक्षपाल दोषी पाए जाएंगे या जेलर दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध जो है विभागीय कार्रवाई जो है वो की जाएगी। पहले उन्हें जो है उस पद से हटाया जाएगा और उसके बाद निलंबन की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच तेज हो गई है। मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग के सामने भरत तिवारी के मां और पिता पहुंचे। उन्होंने अपना बयान आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा के सामने दर्ज कराया। आयोग की ओर से बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया गया था। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक दोनों का अलग अलग बयान लिया गया। इसके बाद अब आयोग के सामने 13 जुलाई को भरत के भाई और भाभी को बुलाया गया है। बयान दर्ज कराने के बाद भरत के माता पिता ने दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा की मांग की है। गवाही के दौरान आयोग के ऑफिस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई थी। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के युवक भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले को लेकर के देखिए आज जो है न्यायिक जांच आयोग के समक्ष जो उनके मां और पिता हैं वो पहुंचे थे और जज साहब के समक्ष उन्होंने गवाही दी है, जिसको लेकर के देखिए वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके माता पिता की आज गवाही कराई गई। यही न्यायिक जांच आयोग का जो कार्यालय है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कैंपस में अवस्थित है और यहीं पर जो है उनके जो परिवार है, उनके माता पिता है, उनका गवाही किया गया है। जो गवाही के लिए है भरत तिवारी के पिताजी पहुंचे। चाचा, आज गवाही भइल का कहब जज साहब करवा का बताइए? ना ये सब बात भइल के कैसे कैसे ये सब बात। हां, करवा का चाहता मैंने कैसे बेटा के न्याय मिले? अरे अब का देखिए ये भरत तिवारी के पिता है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपने बेटे को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। आप भाई तो तंदुरी है साहब। देखिए अब जांच तेजी से चल रहा है। चलो तो मिला के बाद नहीं पता चला इंसाफ मिल गई, सब फांसी पर टंगा गई तब जानम कि हमारा मिल गई इंसाफ। अभी ना अभी देखिए एसटीएम बा, एसटीएम के हाथ बा, एमे डीएसपी बा, एमे इंस्पेक्टर मलकार बा,
हमारे ओकरा बाद एसटीएफ के जवान अच्छा है तू बा तो वह सब बात बतैनी है सब बताऊँ चलो जे बा सबके नाम बता दे सबके नाम अच्छा घर के और लोग आगे करे वो लोग ना आएगा सयाई लो समाज के फसोई के बैठे चंदन के मंगत अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के द्वारा दिए गए समय सीमा पर इस मामले में जांच हो पाता है या फिर तिथि और आगे बढ़ती है। बाढ़ में अथमल गोला के सूरजपुरा में बंटी यादव हत्या मामले में पोस्टमार्टम के बाद साफ हो गया है कि यह शव बंटी का ही है। बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि बंटी के दाहिने कूल्हे के पास प्लेट लगा था, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। अब बंटी के डीएनए जांच की तैयारी है। पोस्टमार्टम के बाद बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में कोतवाली थाना, जक्कनपुर थाना के साथ बाढ़ और अथमल गोला की पुलिस देर रात तक मौजूद रही। बता दें कि 6 जुलाई की रात बंटी का अपहरण हुआ था, जिसके बाद पटना कोतवाली थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। तो है लेकिन सांप की सुई इंजरी जो भी है तो उस स्थिति में नहीं है। गले हुए सांप में अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। तो फिर देखिए दूसरा रिपोर्ट क्या आता है और वो में तो उसकी पहचान होगी। तो क्या हत्या कारण गोली वोली भी कुछ उस तरह का? गोली कहीं नहीं मिला, लेकिन उसको कड़े भोथरे पदार्थ से मारा गया है, जगह जगह कूचा हुआ है। हाँ लग रहा पीट पीट हत्या किया गया, पूरा फेस पूरा कूचा हुआ है, हाथ पैर में भी बहुत जगह। हाँ बिहार सरकार की ओर से राज्य में जमीन, मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बना दिया गया है। सरकार ने आम जनता को घर के बैठे रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाजीपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डिजिटल और पेपरलेस निबंधन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन की सुविधा मुहैया कराने का भी ऐलान किया है। 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्ण पेपरलेस किया जाएगा। डिजिटल दुनिया की दिशा में बिहार सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। हाजीपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेपरलेस निबंधन योजना की शनिवार को शुरुआत की। मतलब कागजातों के झंझट से जमीन की रजिस्ट्री में मुक्ति मिलेगी। निबंधन कार्यालय से सीएम ने इसके साथ 3 अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की, जिसमें 80 साल के बुजुर्गों के लिए अब घर से ही रजिस्ट्री की सुविधा शामिल है। सीएम ने कहा कि लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए आने वाले दिनों में कई और योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सर्विस प्रोवाइडर को भी इस मौके पर सम्मानित किया। लोगों को आसानी से, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का काम हो या अन्य कोई भी काम, अब तो आज पेपरलेस भी आप शुरू कर रहे हैं। और सहयोगी के तौर पर जो कातिब काम करते थे उनको भी एक नई पहचान आप देने का काम कर रहे हैं। ईमेल पर उनके कागज उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा बताया गया कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनको कागज उपलब्ध कराया जाएगा और पेपरलेस करने की पूरी प्रयास की जा रही है। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हम लोगों ने 80 से इसको घटाने का काम भी शुरू कर दिया कि अब 75 वर्ष तक के लोगों को रजिस्ट्रेशन कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़े, इसकी चिंता हम लोगों को करना है। ईज ऑफ लिविंग के तहत सम्राट सरकार बिहार वासियों को सुविधाएं मुहैया करा रही है। हाजीपुर निबंधन दफ्तर में होम रजिस्ट्रेशन और पेपरलेस सुविधा की शुरुआत हुई। इस मौके पर सुविधा का लाभ उठाने वाली पहली महिला को सम्मानित भी किया गया। निबंधन कार्यालय पहुंची, पेपरलेस सुविधा का कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा। कुछ कागज लाने की जरूरत नहीं पड़ी? कुछ नहीं। कहाँ से आई हैं? हाजीपुर की हैं। हाजीपुर से। जी। तो पेपर पर उतना जानती नहीं होंगी, जानकारी नहीं होगा? नहीं। तो यहाँ आई ऐसी हो गया आसानी से? आसानी से हो गया। बढ़िया है सुविधा? बहुत बढ़िया है। कैसा लगा ये सुविधा शुरू हुआ है? अच्छा, बिकॉज पेपर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है हर वक्त या इमेजेस। अच्छा, साइन वाइन कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ हो गया? वो ऑटोमेटिकली सब कुछ पैन और आधार के तहत सब हो रहा है। पेपरलेस निबंधन से क्या फायदा होने वाला है, ये भी जान लीजिए। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। खरीदार विक्रेता को जानकारी और दस्तावेज डिजिटली अपलोड करने होंगे। ऑफलाइन कागजात स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिचौलियों से पूरी राहत मिलेगी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया
जानती नहीं होंगी, जानकारी नहीं होगा? नहीं, तो यहाँ आई ऐसी हो गया आसानी से? आसानी से हो गया। बढ़िया है सुविधा? बहुत बढ़िया है। कैसा लगा ये सुविधा शुरू हुआ है? अच्छा, बिकॉज पेपर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है हर वक्त या इमेजेस। अच्छा, साइन वाइन कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ हो गया? वो ऑटोमेटिकली सब कुछ पैन और आधार के तहत सब हो रहा है। पेपरलेस निबंधन से क्या फायदा होने वाला है, ये भी जान लीजिए। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। खरीदार विक्रेता को जानकारी और दस्तावेज डिजिटली अपलोड करने होंगे। ऑफलाइन कागजात स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिचौलियों से पूरी राहत मिलेगी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी, दलालों की जरूरत नहीं होगी और साथ ही समय भी बचेगा। घर बैठे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सुविधा मिलेगी, उसके तहत 80 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों को बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री की विशेष सेवा भी मिलेगी। इसके साथ ही डीड राइटर्स को लाइसेंस प्राप्त सर्विस प्रोवाइडर के रूप में लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। इससे लैंड की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में काफी मदद मिलेगी। हाजीपुर से न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुजफ्फरपुर के दौरे पर आज रहेंगे। सीएम इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले सिकंदरपुर लेक फ्रंट, जिसे मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, वहां पहुंचेंगे और लेक फ्रंट के कम्युनिटी हॉल में मरीन ड्राइव का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी MIT मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल जाएंगे, जहां से बिहार को बुडको और नगर विकास विभाग की कुल 981 योजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1041 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री MIT कॉलेज सभा स्थल पर जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम के कार्यक्रम की सारी तैयारी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार 12 जुलाई को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं और मुजफ्फरपुर से वो पूरे बिहार को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। मुजफ्फरपुर के कम्युनिटी हॉल जो लेक फ्रंट, सिकंदरपुर लेक फ्रंट में यह बनाया गया है, यहाँ पर सम्राट चौधरी पहले पहुंचेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ जो कई वर्षों से जो सिकंदरपुर लेक फ्रंट का निर्माण किया गया है, जो मरीन ड्राइव के नाम से जाना जा रहा है, इसका भी सीएम सम्राट चौधरी उद्घाटन करने वाले हैं। तो कल मुजफ्फरपुर की धरती से पूरे बिहार को कई बड़ी सौगात सीएम सम्राट चौधरी देने वाले हैं। बुडको और नगर विकास की करीब 981 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, जो करीब 1041 करोड़ की पूरी योजना है, इसका वह शुभारंभ और शिलान्यास और उद्घाटन जो है सम्राट चौधरी करेंगे और यह मुजफ्फरपुर से करेंगे। सबसे पहले मुजफ्फरपुर के इसी कम्युनिटी हॉल में पहुंचेंगे सीएम और यहां पर आप देख सकते हैं तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सीएम के आगमन को लेकर तैयारी जिला प्रशासन जोर शोर से लगी हुई है। फिर वह MIT जाएंगे। MIT कैंपस में वहां पर वह जीविका दीदियों के निरीक्षण, जो स्टॉल्स लगाए जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। फिर वहां से जनसभा को भी संबोधित करेंगे और फिर वहां से 981 योजनाएं, जो करीब 1041 करोड़ की है, जो बुडको और नगर विकास की इतनी योजनाएं हैं, ये पूरे बिहार के लिए जो योजनाएं चल रही है, उसका वह कार्यारंभ भी करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। गयाजी के बिपाड़ में बिहार के सभी विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। कल कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसमें 243 विधानसभा सीटों के विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप जनता की आवाज बनिए और सदन में जनता की आवाज उठाइए। जनता आप पर भरोसा करती है, उन्हें न्याय दिलाइए। वो लोग एक जगह नहीं बैठ सकते, आप सुनकर आते हैं और आप उनकी आवाज बनकर आते हैं, आप पर भरोसा जताते तब यहां पर आते हैं। इसलिए आपको ये सोचना होगा कि किसानों की चिंता कैसे की जा सकती है, युवा साथियों की चिंता कैसे की जा सकती है, महिलाओं का विश्वास कैसे हम जीत सकते हैं, गरीब परिवार की आशा कैसे बन सकते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि जनता ने आपको मत देकर एक मजबूत जनप्रतिनिधि बनाया, जवाबदेह प्रशासक के तौर पर आपको खड़ा किया।
और यदि आपकी जन भागीदारी लगातार जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाएंगे तभी तो उनको न्याय मिल पाएगा। गयाजी में प्रबोधन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजनीति धैर्य की परीक्षा लेती है और नीतीश कुमार इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। राधाकृष्णन ने कहा कि नीतीश कुमार सबसे कम समय के सीएम बने थे और आज सबसे अधिक समय तक सीएम रहने वाले भी व्यक्ति हैं। उन्होंने युवाओं से इससे प्रेरणा लेने की अपील की। Nitish Kumar ji is the longest chief minister of Bihar. Yes. But you also must remember, Nitish Kumar ji is the shortest duration as the chief minister. When I was the member of Lok Sabha, he came from Delhi here to Patna. Then again he was back to Delhi. No. What I am saying. So that is the thing. He is representing both. His first duration as the chief minister is the shortest. Right? Yes. So you need patience to shine. That is what I want to remind all the youngsters who are sitting here today. नीतीश कुमार की जगह अब जेडीयू में निशांत योग की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी छाप जेडीयू के नई प्रदेश कमेटी में दिखाई पड़ रही है। इस कमेटी की खासियत यह भी है कि कमेटी में कुछ पुराने चेहरों के साथ महिलाओं और अति पिछड़ों पर भी खासा जोर दिया गया है। जेडीयू की इस टीम में जेडीयू मुख्यालय से लेकर संगठन में बड़ा परिवर्तन हुआ है। संगठन की जिम्मेदारी पहली बार महिला अंजुम आरा को मिली है, जो पार्टी मुख्यालय प्रभारी बनी है। वहीं इस बार ऐसे युवाओं को भी जगह मिली है जो युवा के साथ साथ टीम निशांत के साथ प्रमुखता से जुड़े हुए हैं। एमएलसी संजय गांधी का कहना है कि नाराजगी कोई मायने नहीं रखती, नई टीम काफी मेहनती है और यही टीम निशांत कुमार की अगुवाई में आगे ले जाएगी। महिलाओं की भागीदारी और युवाओं की भागीदारी, यानी कि अगर कहे तो सर कि निशांत कुमार के भी छवि दिखी है टीम में। बिल्कुल, निशांत जी का टीम है। निशांत कुमार जी का जो हमारे पार्टी के जो नेता हैं, जो भविष्य है पार्टी का, और पार्टी बहुत भरोसा करके निशांत जी पर चल रही है। देखिए, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का नया संगठन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प को जमीन पर उतारता है। मुझे लगता है ये पहली पार्टी है जिसने महिलाओं के ऊपर इतना विश्वास व्यक्त किया है। बनी है, ये संयमित है और ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साह है, क्योंकि इसमें युवाओं को भी निशांत जी के आने के बाद प्रतिनिधित्व दिया गया है। अति पिछड़ा समाज की महिलाओं को, समाज के सभी वर्गों को भागीदारी दी है। इस बदलाव में जो है युवाओं को और नए लोगों को लाया गया है। खास करके इसमें अति पिछड़ा और महिलाओं को ज़्यादा तरजीह दिया गया है और मुख्यमंत्री जी की सोच पहले से ही अति पिछड़ा और महिलाओं पर उनका फोकस शुरू से रहा है। तो हम लोग उनके जो किए हुए जो सोच है, उस सोच को हम लोग आज संगठन के माध्यम से उसको ज़मीन पर लाने का काम किए। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बदलने पर मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष इसे डर से लिया फैसला मान रहा है तो उसे खुश होना चाहिए। साथ ही दावा किया कि एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। तो देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के बीजेपी उम्मीदवार बदलने पर मंत्री श्रवण कुमार ने अपना बयान दिया और विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष इसे डर से लिया गया फैसला मान रहा है तो उसे खुश होना चाहिए। साथ ही दावा किया कि एनडीए उम्मीदवार की जीत भी तय है। हैं जो पार्टियां लड़ती है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का ये अधिकार भी है, तो तरह तरह के सवाल खड़ा करेंगे। लेकिन मालिक कोई पार्टी नहीं होती है, मालिक जनता होती है। तो जनता लगातार एनडीए से प्यार करती है, लगातार एनडीए के पक्ष में जनता का समर्थन, सहयोग और प्यार मिल रहा है। तो जो उम्मीदवार हैं दूसरे पार्टियों के, दूसरे दल के नेता हैं, वो तो सब सवाल उठाएंगे, लेकिन उसका सवाल का जवाब वहां की जनता बहुत ठीक ढंग से देगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव के पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार सिंह 13 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि नीरज कुमार की उम्मीदवारी को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। चुनावी हलफनामे में उम्मीदवार अपनी सभी जरूरी जानकारियां सार्वजनिक करेंगे।
केंद्रीय चुनाव समिति ने नीरज कुमार सिन्हा जी की